है हिंदी शिक्षण हेतु आने वाली चुनौतियाँ। हिंदी शिक्षण हेतु सीखने की योजना की चुनौतियाँ क्या क्या है। हिंदी शिक्षण में सीखने की योजना में जो चुनौतियाँ होती है, उस चुनौतियों को हम लोग विभिन्न प्रकार से, विभिन्न माध्यम से, विभिन्न स्तर से उसका निपटारा करते हैं। अब पहले तो हम समझेंगे जो हमारी चुनौतियाँ क्या क्या है, किन किन चुनौतियों को हम हिंदी शिक्षण में सामना करते हैं और उस चुनौतियों को सामना करते हुए उस चुनौतियों का निपटारा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब प्राथमिक स्तर के बच्चे कोई विषय वस्तु को सीखते हैं तो उनके अंदर जो चुनौतियाँ होती है वह 3 प्रकार से होती है। हाँ बोला जाए, हाँ बोला जाए। तो थैंक यू। तो हिंदी शिक्षण में जो चुनौतियाँ होती है वह हिंदी शिक्षण के चुनौतियों को जो 3 प्रकार हैं, वह सबसे पहला है कि शब्द ज्ञान में कमी अगर होती है तो बच्चे उस तथ्य को समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, अशुद्धि। हिंदी शिक्षण में अशुद्धियाँ भी होती हैं। और तीसरा, जिसको हम तारतम्यता कहते हैं। तारतम्यता का मतलब यह है कि जिस तथ्यों को आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वह तथ्य बच्चे किस तरह समझ रहे हैं, या उस बच्चों को हम जो सीखने में चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार तैयार करते हैं। क्योंकि तैयार जो हम करते हैं बच्चों को हिंदी सीखने के लिए, तो तैयार की हुई विभिन्न प्रक्रियाओं का हम परिवेश के अनुसार हम उसे आगे बढ़ाते हैं, उसे सीखने के लिए हम प्रेरित करते हैं। और जो उत्प्रेरण होता है वो बच्चों में सीखने की जो विविधता होती है उसे एक रूपता देने के लिए हम संदर्भित ज्ञान का, संदर्भित पाठ्यक्रम का, संदर्भित वह योजना का हम आरोह अवरोह के द्वारा उसे समझाते और उसे पढ़ाते। आप सब लोग यह जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कि पाठ्यक्रम में जब बच्चों को किसी विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर उसे बताया जाता है। अब उस स्थिति में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर बताने के लिए, समझाने के लिए उसको दूसरे रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि हम उदाहरण से मुख्य बिंदु की ओर और मुख्य बिंदु से उदाहरण की ओर स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक प्रकरण का हम अनुमोदन या उसका विस्तारीकरण करते हैं। कभी कभी हम कोई किसी विषय वस्तु को उदाहरण देकर भी हम उस विषय वस्तु के तथ्य तक, मूल बिंदु तक पहुंचते हैं और सीखने की योजना को सारगर्भित बनाकर उसे बच्चों के मन मस्तिष्क में भरते हैं। उस चुनौतियों को जब बच्चों में हिंदी का शब्द भंडार परिपूर्णता से, प्रचुरता से, अब उस स्थिति में यह स्पष्ट रूप से समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि जिन तथ्य, जिन विषयों की जानकारी बच्चों को दी जाती है
बच्चों को समझाए। सत्या बाबू, तो उसके द्वारा समझते हुए हम उज्जवल का फोन आ रहा था, तो इस स्थिति में हम उसे बताने की चेष्टा करते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है, सीधा सीधा विधिवत प्रक्रिया होता है कि जिन तथ्य को, जिन योजना को, जिन प्रक्रियाओं को हम बच्चों को बताते हैं, उस प्रक्रियाओं को बच्चे ठीक ढंग से योजनाबद्ध तरीका से कैसे समझेंगे। अब आपको हम पिछले दिनों से हम योजना के बारे में बता रहे हैं, योजना के बारे में समझा रहे हैं, जिसका विस्तृत विधि यह है कि हम जिस परिवेश को, जिस परिस्थिति को समझ चुके हैं, उसे विद्यार्थियों में साझा करते हुए, विद्यार्थियों को समझाते हुए, विद्यार्थियों को बताते हुए उस विषय वस्तु से, उस स्थिति से अवगत कराते हैं। अवगत कराने की जो प्रक्रिया है वह विभिन्नता को एक रूपता प्रदान करती है, तब उस तथ्य को एक रूप में हम जान पाते हैं और समझ पाते हैं। यो दूसरे रूप में हम आपको बता रहे हैं, जब आप बच्चों को किसी बिंदु पर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वह बिंदु, वह विषय बच्चों के अनुरूप हो, अनुकूल हो, न हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस विषय वस्तु को, उस बिंदु को हम बच्चों को पढ़ाकर उसके मन मस्तिष्क में वह सभी प्रकरणों का, सभी विधाओं का जो सारांश है, जो मूल्यांक है, उसको हम उसके अंदर समाहित करने के लिए, मन मस्तिष्क में डालने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते रहते हैं। और जब प्रयास आप करिएगा किसी भी चीज़ को पढ़ाने का, किसी भी चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में नहीं समझेंगे, लेकिन उसे बार बार अगर उस तथ्य को समझाया जाए, तो आपकी जो योजना है बच्चों को सिखाने की, हिंदी शिक्षण प्रणाली की जो योजना है और समझाने की जो प्रक्रिया है, उस समझाने की प्रक्रिया और समझाने की प्रक्रिया को हम योजनाबद्ध तरीके से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यह बात आप स्पष्ट रूप से इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लो कि जिन तथ्यों को आप जानते हैं, उन तथ्यों को, तो उस तथ्यों को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसे समझाना पड़ता है, कैसे बताना पड़ता है। बच्चों को आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है? हमारी बात सुन रहे हैं? हमारी बात सुन रहे हैं आप लोग? आवाज थोड़ा भी नहीं आ रही है? तो आप जिस तथ्यों को समझ रहे हैं, उस तथ्यों को बच्चों को समझाना है। अब उसे योजनाबद्ध तरीका से अगर बच्चों को समझाएंगे, अगर बच्चों को बताएंगे, तो बच्चे उसे साधारण वे में, साधारण स्तर में समझ लें। लेकिन समझाने का जो तरीका है, क्योंकि कहा गया है कि योजनाबद्ध तरीका से अगर किसी विषय वस्तु को कहीं परोसा जाए, कहीं रखा जाए, तो बच्चे उसे कम समय में समझ सकते हैं और उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन जिस विषय वस्तु को, जिस तथ्य को आप समझ नहीं सकते हैं, तो आप बच्चों को क्या समझाएंगे? और उस तथ्य को समझने के लिए, उस तथ्य को बताने के लिए
उसके प्रकरण को बच्चों से साझा करने के लिए आपको उसके सीखने की जो योजना है, उस योजना में मन मस्तिष्क का सबसे बड़ा स्थान है, जिसे बच्चों को एकाग्रचित होकर उसे समझना और सुनना पड़ता है। जब तक बच्चे एकाग्रचित नहीं होंगे, जब तक बच्चों में एकाग्रता नहीं आएगा, जब तक उसके अंदर रुचि का रुचियोत्पादनम नहीं होगा, तब तक वह विषय वस्तु, वह तथ्य बच्चे केवल सुनेंगे लेकिन उसे समझ नहीं पाएंगे। उसे समझाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब शब्द भंडारण होगा तो बहुत बात ऐसे होते हैं जो शब्द भंडारण का आधार बनकर आसानी से समझाया और बताया जा सकता है, लेकिन बच्चों में शब्द भंडार की मात्रा शिक्षकों की अपेक्षा कम होती है। इसका कारण यह होता है कि बच्चे जिस शब्द को सुनते हैं शिक्षकों के द्वारा, उन शब्दों का, उन वाक्यों का अनुमोदन करते हुए शिक्षकों से पुनः पूछकर उसकी जानकारी, उसकी व्यवस्था और उसके विभिन्न तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे उस तथ्य को समझ जाते हैं तो बच्चों में एक प्रकार की आंतरिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे किसी दूसरे रूप में समझाना हो, किसी दूसरे रूप में बताना हो तो वे उसे बताने में नहीं हिचकते हैं और साधारण वे में, साधारणतः वह उस तथ्य को समझा और बता देते हैं। मैं आप लोगों को यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस बात की, जिस विषय वस्तु की जानकारी बच्चों को दी जाती है, वह विषय वस्तु हो सकता है कि बच्चों के लिए नया हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तथ्य को, जिस बात को, जिस प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसे पहले से खूब अच्छी तरह जान रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके किसी भी बात को बच्चे नहीं जानते हैं, और जब उसे जानकारी आप देते हैं तो बच्चे उस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं, और जब उसे समझ में नहीं आता है तो वे बार बार शिक्षकों से, बार बार अपने सहपाठियों से पूछते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। सीखने वाले जो बच्चे होते हैं वे अपने अध्यापक, पाठ्य पुस्तक तथा अपने सहपाठियों से उसकी जानकारी प्राप्त कर और उस तथ्य के बारे में वह ग्रहण करते हुए उस तथ्य को विस्तारीकरण करते हैं। अब किसी बात को आप जान रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप उस तथ्य के बारे में आराम से समझा सकते हैं। लेकिन जब उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप उसकी जानकारी किसी दूसरे को कैसे दे पाओगे? तो उन चुनौतियों को शिक्षकों के पास जब आता है तो उस चुनौतियों को हल करने के लिए, उन चुनौतियों को निपटारा करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों को बताते हैं। व्यवहार परक मूल्योपदेश के आधार पर उन सभी बातों को बच्चों के मन मस्तिष्क में पटल पर रखते हुए आप समझाकर, आप बताकर बच्चों में गुणबोधन, ज्ञानबोधन, अवबोधन तथा अन्य प्रक्रियाओं द्वारा
बच्चे के अंदर वह तथ्य भर देते हैं ताकि उसके अंदर आने वाली चुनौतियां पूर्णतः समाप्त हो जाए। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उस चुनौतियों का सामना करते हैं और उस चुनौतियों को सामना करते हुए उस हिंदी शिक्षण के द्वारा तथ्य को जान जाते हैं, जानकारियाँ साझा कर लेते हैं या ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है उसे सरल रूप से समझकर और उसका गुणानुवाद करते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि हिंदी शिक्षा के आधार पर हिंदी के द्वारा हम जिस तथ्य को सीखते हैं किसी अन्य भाषा के द्वारा नहीं सीख सकते, क्योंकि हम उन अन्य भाषाओं को या तो जानते नहीं हैं या जानते हुए भी हम उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाते। लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा, हमारे गांव की भाषा, हमारे विद्यालय की भाषा, चाहे हमारे पाठ्य पुस्तक की पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी होने के कारण हम हिंदी में जितना विस्तार से, जितनी अच्छी तरह हम समझ लेंगे उतना किसी अन्य भाषा में नहीं समझ सकते। तो आप लोग यह स्पष्ट रूप से जान लो और समझ लो कि जिस तथ्य, जिस मूल परक, उद्देश्य परक, व्यवहार परक, भाव भंगिमाओं द्वारा चाहे किसी प्रकार के प्रक्रियाओं द्वारा हम हिंदी शिक्षण के लिए सीखने की योजना का जो चुनौतियां होता है उसे, उन चुनौतियों की सामना करने के लिए, उन चुनौतियों का निपटारा करने के लिए हम विभिन्न विधाओं का प्रयोग करते हैं। शिक्षकों द्वारा उन विधाओं का प्रयोग कर बालकों को रुचिकर उस तथ्य, उस विषय, उस प्रकरण को बनाकर और उसे सिखाया जाता है, जिससे बच्चे आसानी पूर्वक उन सभी प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं और उसका प्रश्नोत्तर द्वारा या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा उस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि इस विधाओं के द्वारा आप बच्चों के अंदर, बच्चों के मन मस्तिष्क में उस चुनौतियों को कम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपके द्वारा कोशिश की जा सकती है। आप जिस वर्ग कक्ष में जब पढ़ाने जाते हो तो उस वर्ग कक्ष के बच्चे आपसे अनेक प्रश्न पूछते हैं। हो सकता है उस प्रकरण, उस सब्जेक्ट, उस सिलेबस से कुछ हट कर पूछे, लेकिन आप उस तथ्य को समझाने के लिए पूर्णतः तैयार रहते हैं, जिसका कारण यह होता है कि बच्चे उसे समझकर और बच्चे उसे समझा पाते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बताकर समझा दिया कि इस प्रकरण के द्वारा हिंदी शिक्षण हेतु सीखने की योजना में आने वाली चुनौतियों का सामना आप बच्चों के द्वारा होने वाली विभिन्न कठिनाइयों को आप कैसे कम कर सकते हैं, उसका निपटारा कैसे कर सकते हैं, इसे हम समझकर और बच्चों को समझा देंगे। तो आप लोग यह समझ लें कि हम विद्यालय में जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उसके अंदर आने वाली चुनौतियों का कैसे निपटारा करेंगे, चुनौतियों को कैसे हल करेंगे, उस चुनौतियों का सामना कैसे करना सिखाएंगे, ताकि हिंदी शिक्षण का माध्यम स्पष्ट रूप से बना रहे और स्पष्ट रूप से समझाया जा सके। तो हम लोग आज
हिंदी शिक्षण हेतु सीखने की योजना में होने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। धन्यवाद। और कुछ पूछना है आप पूछिए।